डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः आपके रिलेटिविटी एंड मैकेनिक्स है ना, जिसका पार्ट नंबर 8 लेकर आए। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक आपके बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेपर है रिलेटिविटी मैकेनिक्स ऑसिलेशन वेव एंड वेव्स उसके अंदर चलता है, जबकि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के सिर्फ मैकेनिक्स के अंदर चलता है। मैकेनिक्स के अंदर रिलेटिविटी और मैकेनिक्स दोनों ऐड होकर आपका एक पेपर बना हुआ है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 8। जैसा कि आप थोड़ा सा पीछे चलिए रिवाइंड, आपको पता है अपन पार्ट नंबर 7 जो देख रहे थे उसके अंदर आपका टॉपिक शुरू हो गया था गैलीलियन रूपांतरण। इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको बताया था ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपना टॉपिक शुरू हो गया था पार्ट 8 के अंदर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और क्या कहते हैं आपको पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, जब एक जड़त्व निर्देश तंत्र S है उसके सापेक्ष दूसरा जड़त्व निर्देश तंत्र S' नियत वेग v से गति कर रहा है ना। तो इन दोनों के बीच जो इनके कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें रिलेशन बताना ही कहलाता है गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, तो पहला टॉपिक था आपका पोजीशन, स्थिति का रूपांतरण। पहला टॉपिक जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, वो अपन ने कर लिया। फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, स्थिति का रूपांतरण। इसके 7 टॉपिक बनेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। पहला टॉपिक क्या था, स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, जिसके अंदर आपके पास इक्वेशन आई थी r' बराबर r माइनस वी टी, जहाँ पर v क्या है, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र का वेग है ना। और जब आपको इसको कार्टेशियन सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट बनाए तो x' बराबर क्या हो गया, x माइनस वी एक्स टी है ना। और y' बराबर क्या हो गया था, y माइनस वी वाई टी। और z' बराबर कितना हो गया था, z माइनस वी जेड टी। ठीक है, ये चीज़ें अपन पढ़ चुके थे पार्ट नंबर 7 की। थोड़ा सा अपन फटाफट इसको रिकॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेकंड वाला टॉपिक, दो बिंदु के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। सेकंड टॉपिक क्या है था कि जब दो बिंदु हो तो उसके मध्य विस्थापन का रूपांतरण देखना था, और विस्थापन का रूपांतरण अचर रहा, कॉन्स्टेंट है। दो बिंदु के मध्य, जैसे पहले वाले में d' और एक में d हो गया तो दोनों बराबर आया था, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दो बिंदु के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। आज अपन पढ़ेंगे वही वेग का रूपांतरण। आगे से आगे आपके टॉपिक चलेंगे ना, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, वो सारे टॉपिक चलेंगे। तो आज आपका तीसरा टॉपिक है, इसके अंदर टॉपिक आपका वही है ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक आपका वही चलेगा। तो चलो आइए, अपना टॉपिक हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही चल रहा है मेन टॉपिक आपका, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर अपन थर्ड लेकर आए हैं वेग का रूपांतरण। थर्ड वाला टॉपिक आपका क्या है, वेग का रूपांतरण है ना। विस्थापन आ गया तो विस्थापन होने के बाद अब अपन वेग भी निकाल सकते हैं ना, वेग का रूपांतरण, या इसी को अपन बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ओके, वेग का रूपांतरण ये अपने को करना है। तो वही चीज़ अपन शुरू करेंगे कि हम जानते हैं अपने अभी पीछे इक्वेशन आई, वी नो डेट r' बराबर r माइनस वी टी। पता है इक्वेशन आई अपने पास, ये अपने पास पोजीशन की इक्वेशन आई हुई है। तो आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर तो हो जाएगा आपके पास, देखो dr' अपॉन dt बराबर, इधर हो गया आपके पास dr अपॉन dt माइनस इधर सिर्फ v बचेगा। देखो एक बार तो t का 1 हो जाएगा, जब अगले स्टेप में करेंगे v कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट होने का मतलब एक बार 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, v बचेगा। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि v' बराबर v माइनस, देखो इसको मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ये आपका अलग वेग है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, v' तंत्र S' में कण का वेग, v तंत्र S में कण का वेग, और v जो पहला निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो गतिशील है उसका वेग। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जहां इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी ये कि जहां v वे v', जहां v वे v' क्रमशः
तंत्र एस व एस डैश में कण के वेग हैं। ओके, तंत्र एस व एस डैश में कण के वेग हैं। और लास्ट में अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 4 को वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, समीकरण 4 को वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है ना, किसका? वेग का। समीकरण 4 को वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। ओके, ये हो गया आपका वेग का रूपांतरण कंप्लीट, है ना। वेग का रूपांतरण हो गया, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। देखिएगा एक बार इसको पुनः अपन देखते हैं ध्यान से कि अपने पास क्या हो रहा है। जो पोजीशन आई ना उसी का अपना अवकलन कर लिया। पोजीशन क्या आई थी? आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। तो टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर तो इधर तो हो जाएगा डी आर एस डैश अपॉन डी टी बराबर इधर डी आर अपॉन डी टी माइनस वी, है ना। वी कॉन्स्टेंट जिसमें तंत्र एस डैश नियत वेग वी से तंत्र एस के सापेक्ष गति कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। तो आपका इक्वेशन बन गई वी डैश, इन दोनों को स्मॉल लिखना आपको ना, वी डैश बराबर वी माइनस ये कैपिटल वी हो जाएगा। तो ये आपकी समीकरण 4 को वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, या इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट। अब अपन दूसरा करेंगे त्वरण का रूपांतरण, चौथा टॉपिक इसके अंदर ना, त्वरण का रूपांतरण हो जाएगा। बस ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का रूपांतरण नंबर 4, है ना। त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वही वेग वाली समीकरण ही आपको उसका अवकलन करना है। तो अपन लिखेंगे कि वी नो डेट, अभी अपने पास आई वी नो डेट, हम जानते हैं वी डैश बराबर वी माइनस ये कैपिटल वी, है ना। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको थोड़ा ना आप बड़ा लिख लीजिएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर तो हो जाएगा आपको पता है डी वी डैश अपॉन डी टी बराबर इधर क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा 0, चूंकि वी कॉन्स्टेंट है। आपको पता है वी क्या है, बड़ा वाला वी कॉन्स्टेंट है। जब ये कॉन्स्टेंट है इसका अवकलन 0 हो गया, तो इसका मतलब ए डैश अपॉन ए, यानी गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण भी अचर रहता है। त्वरण कॉन्स्टेंट है तभी जाके नियत वेग से गति करेगा। आपको पता है जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा किससे होती है? ऐसा निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिशील हो या त्वरण रहित दिखाई दो। जब वी कॉन्स्टेंट है तो त्वरण वैसे इक्वल आ गया, देखो तो ए डैश बराबर ए, है ना। तो जहां ए व ए डैश तंत्र एस व एस डैश में कण के त्वरण, है ना, तंत्र एस व एस डैश में कण के त्वरण है। ठीक है, तो अब अपन पुनः लिखेंगे कि समीकरण 5 त्वरण का गैलीलियन निश्चरता कांस्टेंट हो रहा है ना, तो समीकरण 5 त्वरण का गैलीलियन निश्चरता, समीकरण 5 त्वरण का गैलीलियन निश्चरता का नियम
लॉ ऑफ गैलीलियन निश्चितता का नियम, लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ एक्सेलरेशन, गैलीलियन लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है इसलिए अपन इसको गैलीलियन निश्चितता का नियम कहेंगे। वेग कांस्टेंट नहीं हुआ तो गैलीलियन वेग का रूपांतरण है ना, वो समीकरण ही हो गई। और ये हो गई आपकी गैलीलियन निश्चितता का नियम। निश्चितता मतलब इनवेरियंस यानी कांस्टेंट है, अपन यहाँ इसको निश्चितता के रूप में बोल रहे हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट भी कंप्लीट है, त्वरण का रूपांतरण किसके अंदर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो वही वेग की जो समीकरण थी, तो हम जानते हैं, आपको पता है वी डैश बराबर वी माइनस कैपिटल वी, टी के सापेक्ष इसका आपको डिफरेंशियल करना है। तो इधर तो हो जाएगा डी वी डैश अपॉन डी टी बराबर डी वी अपॉन डी टी माइनस जीरो। वी कॉन्स्टेंट है इसके लिए जीरो हो गया, इसका मतलब ए डैश बराबर ए। तो जहाँ ए वे ए डैश तंत्र एस व एस डैश में कण की क्या है, त्वरण है। तो इसका मतलब समीकरण 5 त्वरण का गैलीलियन निश्चितता का नियम या लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस एंड एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बस एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, ना कुछ एक्स्ट्रा आपको डालने की जरूरत है। मैं बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कंप्लीटेड नोट्स लिखा रहा हूँ ना, बस आपको ये चीज़ें लिखनी। 5वां कंप्लीट है। आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, मेन छठा और सातवां, छठा पॉइंट है और सातवां पॉइंट है। छठे में तो अपन पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण संरक्षित रहता ना, वो गैलीलियन रूपांतरण में कैसे रहता वो देखेंगे। ठीक है, और 8वां पॉइंट हो जाएगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी भी आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो वो अपन दोनों को, ये मेन इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है वो 6 और 7 पार्ट है। त्वरण को हो गया, अब अपन बल का भी देख लेते हैं, है ना। तो 5वां पॉइंट है इसका बल का रूपांतरण, वो भी अपन कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, अब अपन देखेंगे फोर्स के बारे में ना। 5वां पॉइंट हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, बल का रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। जो अभी अपने पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वहां से डायरेक्टली निकलेगा। अभी अपन ने जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली थी ना, वहां से डायरेक्टली इसका मान निकलेगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे m से। तो अपन लिखेंगे वी नो डेट, अभी अपने को पता है कि ए डैश बराबर क्या आया हुआ है, ए अपने पास। अभी अपन ने देखा था ए डैश बराबर अपने पास क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। आप इसको दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई m। तो आपके पास नया टर्म्स क्या बन जाएगी, एम ए डैश बराबर एम ए। और ये वैल्यू किसकी होती है आपको पता है, फोर्स की होती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डैश बराबर एफ, मतलब गैलीलियन रूपांतरण में बल जो है वो भी क्या रहेगा, इनवेरियंस रहेगा, अचर रहेगा, है ना। बस यही चीज़ है देखो। तो अपन कह सकते हैं कि समीकरण 6 को बल के, समीकरण 6 को बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम, बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम, लॉ ऑफ, बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम कि लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स, गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, है ना। ये आपका 6 वाला पार्ट कंप्लीट है। लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स, बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहेंगे। किसको अपन, इक्वेशन 6 को। ठीक है ना, कि समीकरण 6 को अपन बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। अब अपना मेन जो पार्ट है वो है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
इसमें संवेग संरक्षण भी कंजूर रहेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। पांचों हो गया बल का रूपांतरण, है ना। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 6, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये 6 वाला जो पार्ट है आपका। संवेग संरक्षण सिद्धांत, छठा टॉपिक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अपन बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। इस पार्ट के अंदर संवेग कैसे संरक्षित रहेगा अपन उसको देखेंगे। तो आपको पता है संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है कि टक्कर से पहले का संवेग m1 u1 ये होता है ना, दो कण अपने पास, प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यही संवेग संरक्षित होता है। आपने टक्कर पढ़ी कोलिजन 11th क्लास में, अपने टक्कर पढ़ी थी ना, टक्कर वहीं से, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर से बाद का। इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहेंगे? जिसमें टक्कर के बाद ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, और अप्रत्यास्थ टक्कर में सिर्फ संवेग संरक्षित रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। बस वही चीजें यहाँ पर लागू होती है। तो क्या जब अपने पास दो निर्देश तंत्र हैं, दोनों निर्देश तंत्र में कण को 2 बार देखा गया तो उसमें संवेग सुरक्षित रहता नहीं रहता, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वही देखना। तो चलो आइए पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे अपन, और ये वाले आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए उनके। तो आपको क्या करना, सबसे पहले किसी निर्देश तंत्र S में, है ना, जो आपका तंत्र S है उसके अंदर अपन 2 कण ले रहे हैं, 2 कणों के द्रव्यमान है ना, 2 कण ले लिए अपन ने, किसमें? जो आपका फ्रेम है S में, है ना। तो किसी निर्देश तंत्र S में 2 कण है, उनके मास क्रमश से m1 व m2 तथा उनके वेग क्रमशः u1 व u2 है ना, u और u है ये, आप ध्यान रखिएगा। तथा उनके वेग क्रम से क्या है? u1 व u2 है। और इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात कोलिजन, इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात कोलिजन, है ना, इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात, जैसे इनमें कोलिजन हुआ और टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं, है ना। इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। तो वही चीज आगे, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है आपको पता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया हो। ये तो अपन सिर्फ निर्देश तंत्र S लेकर चल रहे हैं। मान लिया कि उसके अंदर संवेग संरक्षित है, तो क्या वास्तव में S डैश के अंदर भी होता नहीं होता, वो अपन देखेंगे। अगर हो गया तो अपन कहेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। वही अपने को यहाँ पर वैल्यूज बतानी, ठीक है। तो ये अपने पास ये चीज हो गई। क्या देखा कि किसी निर्देश तंत्र S, सबसे पहले वाला निर्देश तंत्र लिया, उसमें 2 कण है, उनके द्रव्यमान क्या है? मास क्रम से m1 और m2 तथा उनके वेग जो वेलोसिटी है टक्कर से पहले कितनी है? u1 और u2 है। और इन कणों की टक्कर, परस्पर टक्कर, जब इनकी कोलिजन हो रही है तो उनके पश्चात इनके वेग क्या हो जाते हैं? v1 और v2 हो जाते हैं। तो देन
थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अब आगे देखिए अपन करेंगे इसमें, चूंकि एस डैश निर्देश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष नियत वेग, एस निर्देश के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है ना, मेरे को पता है नियत वेग v से गतिशील है जब इसी टक्कर को, ये जो टक्कर हुई ना, जब इसी टक्कर को तंत्र एच डैश में देखा जाए, है ना, इसको अपन एच डैश के अंदर देख रहे हैं, जब इसी टक्कर को तंत्र एच डैश में देखा जाए, है ना, तंत्र एच डैश में देखा जाए तो टक्कर से पूर्व टक्कर से पूर्व कणों के वेग u1 डैश व u2 डैश तथा टक्कर के पश्चात तथा टक्कर के बाद, टक्कर से पूर्व तो हो गया, और टक्कर के बाद इनके वेग v1 डैश व v2 डैश हो तो, है ना, यहां तक देखिए। अब जस्ट उसका अपन अपोजिट कर लिया, डैश डैश था तो अपन ने जो वैल्यू थी ना वो डैश के रूप में ले ली, है ना। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, अपने पास क्या चीज़ है कि किसी निर्देश तंत्र एस के अंदर, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि किसी निर्देश तंत्र एस में दो कण है ना, दोनों कणों के आपको मास दे रखे, क्या क्या, m1 और m2। किसी निर्देश तंत्र एस में दो कणों के मास आपको दे रखे m1 और m2 है, तथा इनके वेग क्या है, इनके वेग क्रम से u1 और u2 है ना, वेग ये हो गए। तो इन कणों की परस्पर टक्कर, इन कणों की परस्पर आपस में कोलिजन हो रही है, तो टक्कर के पश्चात इनके वेग क्या हो जाते हैं कि इनके वेग क्रम से v1 और v2 हो जाते हैं, जैसा कि अपने को पता है। तो अपन लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 लिख सकते हैं अपन। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये चीज हो जाएगी। फिर वापस नीचे देखिएगा कि एस डैश, जो एस डैश निर्देश तंत्र है ना, अब अपन ने क्या चेंज किया, चूंकि यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो थ्योरी है ना इसको आप ध्यान से देखिएगा, एस डैश निर्देश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष, एस डैश निर्देश तंत्र यहाँ पर ब्रैकेट कोमा है ना, एस डैश निर्देश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है। पता है अपने को नियत वेग v से गतिशील है कि जब इसी टक्कर को, ये जो टक्कर हुई ना, कि जब इसी टक्कर को तंत्र एस डैश में देखा जाए, तंत्र एस डैश में देखा जाए तो टक्कर से पूर्व कणों के वेग यहाँ पर अपने क्या लिए u1 और u2, यहाँ हो जाएंगे u1 डैश व u2 डैश, तथा टक्कर के बाद इनके वेग v1 डैश और v2 डैश हो, तो इसमें v1 v2 था, इसमें v1 डैश और v2 डैश हो। तो अब क्या होगा, देखो बोर्ड अपना कंप्लीट एक बार भर चुका है, ये इक्वेशन आगे काम आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले वाले की इसको अपन आगे लेंगे, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ये देखिएगा, ये अपन ने मिटाया, और अब अपने पास आगे क्या हो जाएगा, देखिएगा कि अपन तंत्र एच डैश लेके चल रहे हैं ना, और तंत्र एच डैश के अंदर अपन इनको देख रहे हैं, कौन से तंत्र में, तंत्र एच डैश के अंदर अपन देख रहे हैं। तो टक्कर से पूर्व, तो अपन लिखेंगे टक्कर से पूर्व एच डैश तंत्र में कुल संवेग कितना हो जाएगा, एच डैश तंत्र में कुल संवेग, है ना, टक्कर से पूर्व कितना हो जाएगा, m1 u1 डैश ऐसे लिखेंगे प्लस m2 u2 डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। और इसी प्रकार टक्कर के बाद एच डैश तंत्र में कुल संवेग, टक्कर के बाद कितना हो जाएगा, m1 v1 डैश, यहाँ पर डैश लग रहा है ना, ध्यान रखिएगा, प्लस m2 v2 डैश, इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड।
ठीक है। अब इसको अपन बराबर नहीं बता सकते, बराबर डायरेक्टली अपन नहीं लिख सकते, अपन कुछ टर्म्स के अनुसार इसको अपन बराबर बताएं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इस प्रकार एरो है और ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे कि कुछ पीछे वैल्यू पड़ी थी अपन ने वेग के गैलीलियन रूपांतरण से, वहाँ से अपन कुछ वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, वेग के गैलीलियन रूपांतरण से, वेग के गैलीलियन रूपांतरण से, वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या है, अपने को पता है कि v डैश बराबर v माइनस v, ये कैपिटल था, है ना। ये चीज़ ध्यान है आपको, जहाँ पर v डैश तंत्र s डैश में कण का वेग है, v तंत्र s में कण का वेग है और v आपका कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ से v निकालूं, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, v निकालूं, तो v क्या हो जाएगा आपको पता है, v डैश प्लस v, v क्या हो जाएगा आपके पास, v डैश प्लस v, है ना। यही चीज़ हो गई, v यहाँ से v बराबर v डैश प्लस v। तो अब मैं यहाँ से निकालूंगा u1 u2 और इनके अगर मैं मान बनाना चाहूँ ना तो कैसे बनाऊंगा, देखिए इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं u1 का मान बनाना चाहूँ, ये भी वेग ही है तो v1 भी एक वेग है। अगर आप u1, क्योंकि अपने को u1 u2 है ना, ये चेंज करके यहाँ पर ये इक्वेशन लानी है। अगर मैं u1 का मान बनाऊँ तो u1 का मान देखते हुए क्या आ जाएगा, इधर तो u1 डैश है ना, u1 डैश प्लस क्या चलेगा v, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं एक मान u2 का बनाता हूँ, u2 का बनाने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, u2 डैश प्लस v। उम्मीद करूँगा मान समझ में आ रहा हो, ठीक है। u1 u2 बन गए। ऐसे कैसे अपन बनाएंगे v1 और v2, है ना, थोड़ा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपन। ऐसे कैसे, अगर आप v1 बनाओ तो v1 कितना हो जाएगा आपके पास, v1 डैश प्लस ये कैपिटल v हो गया, है ना, v1 डैश प्लस v। और इसी प्रकार अगर आप v2 बनाओ तो v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा आपके पास v2 डैश प्लस v। समझ में आ रहा है नहीं, ये मान अपने जो भी बनाए, ये चार मान बन गए आपके पास, है ना, 1 2 3 और 4। अब इन मानों को अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 1 क्या थी आपको पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 तंत्र एस वाली बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यही थी। तो अगर अपन इन मान को रखेंगे समीकरण 1 में तो m1 u1 था तो u1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से u1 की जगह u1 डैश प्लस v, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मान था प्लस m2 u2 था तो u2 की जगह यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, u2 डैश प्लस v, ओके, बराबर m1। फिर था आपके पास v1, तो v1 की जगह ये रहा, v1 की जगह अपन लिखेंगे v1 डैश प्लस v, ठीक है, प्लस m2 v2, v2 की जगह ये रहा, v2 की जगह अपन लिखेंगे v2 डैश प्लस v। ये सारी वैल्यू कंप्लीटेड अपन ने लगा ली। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, अभी जो मान आ रहा है आपके पास इसको आप पूरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, दिस, ठीक है। इन चारों मानों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा m1 u1 डैश, पहला मान तो ये हो गया यहाँ से m1 u1 डैश प्लस m1 v, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए m1 v, है ना, m1 v प्लस आगे देखिए आप प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v बराबर, ये इधर वाला मल्टीप्लाई पूरा कंप्लीट हो गया ना, m2 u2 डैश प्लस m2 v बराबर। अब अपन इसको करते हैं, इसको करेंगे अपन तो m1 v1 डैश, m1 v1 डैश, है ना, एक तो ये हो गया m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस, अब ये हो जाएगा इसे m2 v2 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v, है ना। अब एक चीज देखिएगा आप, ये m1 v है और ये बराबर के बाद m1 v है, दोनों कट गए, समझ में आ रहा है, दोनों कट गए। फिर ये भी देखिए आप m2 v और ये बराबर के बाद m2 v है, दोनों कट गए। तो आपके पास इधर तो इक्वेशन बन गई m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर उधर से क्या बन जाएगी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये आपकी समीकरण कंप्लीट, देखिए
टक्कर से पूर्व तंत्र के अंदर संवेग भी आपका क्या रह रहा है, संरक्षित रह रहा है ना। देखिए ये आपकी कंप्लीट संवेग संरक्षण का सिद्धांत कंप्लीट समीकरण नंबर 4। बस आपको यही निकालनी, पहली वाली थी, दूसरी वाली अपन ने इस प्रकार सोल्व करके निकाली तो आपके पास हो गया m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश बराबर m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। यहाँ से ये बच गया, यानी तंत्र एच डैश के अंदर भी संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। ओके, तो एक बार अपन देखिएगा, अपन ने पहली इक्वेशन तो निकाल ली थी। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये तंत्र S के अंदर आपके पास इक्वेशन थी, है ना, तंत्र S के अंदर अपन ने देखी थी। अब अपन इसी को देख रहे थे तंत्र H डैश के अंदर। अपन ने क्या माना था कि तंत्र जो आपका फ्रेम H डैश है उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है, दो पार्टिकल, तो उनके वेलोसिटी है ना बिफोर कोलिजन, टक्कर से पूर्व अगर उनकी वेलोसिटी क्या हो, u1 डैश और u2 डैश, और टक्कर के बाद कितनी हो जाए, v1 डैश हो v2 डैश हो। तो अपन ने फिर बताया कि टक्कर से पूर्व है ना एच डैश तंत्र में कुल संवेग कितना हो जाएगा, m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश। ओके, फिर उसके बाद टक्कर के बाद एच डैश तंत्र में कुल संवेग कितना हो जाएगा, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अभी दोनों को इक्वल नहीं बता सकते अपन सीधा डायरेक्टली, तो इसके लिए अपने को ये सारा सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ा। अपने को पता है वेग की गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन आई थी अभी मेरे पास पीछे कि v डैश बराबर v माइनस v। अब यहाँ पर 3v, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। v डैश तंत्र एच डैश के अंदर कण का वेग है, v तंत्र एस में कण का वेग है, और ये कैपिटल v है जिसके अंदर तंत्र एच डैश नियत वेग v से गतिशील है तंत्र एस के सापेक्ष। अगर मैं इसको यहाँ से v बनाऊं, यहाँ से अगर अपन इसको v बना लेते ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, v डैश प्लस v। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपन ने कुछ मान निकाले। अगर यहाँ पर आपके पास u1 होता, अगर वेग u1 होता तो इसके अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, u1 डैश प्लस v, v हमेशा चलेगा साथ। इसी प्रकार u2 होता तो u2 डैश प्लस v। इसी प्रकार v1 होता तो अपन क्या लिख सकते हैं, v1 डैश प्लस v, ये लिखा। और या v2 होता तो अपन v2 डैश प्लस v लिख सकते हैं। तो इन सभी मानों को इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आई थी आपकी, उसके अंदर अपन पुट करेंगे। तो देखिए अपन ने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास हो गया m1, वो m1 ऐसा कैसे u1 की जगह हो गया u1 डैश प्लस v, प्लस m2 ऐसा कैसे ही उस u2 की जगह हो गया u2 डैश प्लस v, बराबर m1 ऐसा कैसे ही v1 की जगह हो गया v1 डैश प्लस v, प्लस m2 ऐसा कैसे ही इसकी जगह हो गया v2 डैश प्लस v। अब इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, इस पूरे ब्रैकेट को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को m2 से। इसी प्रकार अपन इधर भी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब सारे मान मल्टीप्लाई हो तो आपके पास इक्वेशन ऐसे बन गई पूरी, m1 u1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v। ये पहले होगी बराबर से पहले, उसके बाद हो जाएगी m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v। अब देखिए यहाँ पर ये m1 v है और ये बराबर के बाद m1 v है, दोनों कट गए। यहाँ पर ये m2 v है और ये बराबर के बाद m2 v है, ये भी कट गया। तो आपके पास इधर से तो क्या बच गया, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। देखो बराबर बता दिया अपन ने, बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। बस आपको यही चीज़ बतानी है ना कि टक्कर से बाद और टक्कर से पहले इनके संवेग क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। तो अब आप एक लास्ट में एक लाइन लिखोगे यहाँ पर, जो मैं आपको लिखा लेता हूँ इसके अंदर, है ना। ये आपको पूरा कंप्लीटेड नोट्स बनाने इनको, और लास्ट में आपके पास लाइन आएगी वो ऐसे हो जाएगी कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अन्य निर्देश तंत्र एच डैश में भी, अन्य निर्देश तंत्र एच डैश में भी संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अन्य निर्देश तंत्र एच डैश में भी संवेग संरक्षित रहता है ना। अन्य निर्देश तंत्र एच डैश में भी संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में। तो फाइनली अपन लिख सकते हैं कि अर्थात गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में है ना, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। संवेग संरक्षण फिक्स रहेगा ना, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार अपने को
ये सारी चीज़ें बतानी है। ऐसा कैसे अपन बताएंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, एक टॉपिक और बचा आपका 7वां नंबर का, उसको अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे। सेम वैसा कैसे करना अपने को, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी इसके अंदर भी अपनी ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है वही अपने को चीज़ देखनी है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस प्रकार कंटिन्यू रहेगा कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अन्य निर्देश तंत्र एस में भी क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। तो अर्थात गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षण क्या रहेगा, सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे लिखाता हूँ मैं, देखिए आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं आपको लिखाता हूँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा ऐसे कि एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है आपको कि सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में, है ना, क्वेश्चन कैसे बन रहा देखिएगा आप ध्यान से, कि सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम अपरिवर्तित, संवेग संरक्षण का नियम अपरिवर्तित, या इसी को हम बोलेंगे निश्चर, अपरिवर्तित, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, निश्चर या इनवेरिएंस, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनवेरिएंस, है ना, अपरिवर्तित रहता है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम पूछे कि सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम क्या रहता है, अपरिवर्तित या निश्चर या कांस्टेंट रहता है। कैसे पूछ सकते हैं आपको, इस प्रकार कल अपन पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के विस्थापन, वही दो बिंदु के मध्य विस्थापन, है ना, विस्थापन, वेग, त्वरण तथा बल के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका, कंप्लीट हो रहा है गैलीलियन रूपांतरण। बस एक पार्ट और बचा, उसको अपने को अगले वाले पार्ट में देखना है ना, कि विस्थापन, वेग, त्वरण तथा बल के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो क्या था कि सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या का नियम अपरिवर्तित, या इसी को अपन निश्चर, इनवेरिएंस या नियत कुछ भी बोल सकते हैं ना, ये रहता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, जो 4 पॉइंट है ना, उसके गैलीलियन रूपांतरण, यहाँ पर रूपांतरण मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, आप ध्यान रखिएगा, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करने हैं। पूरा अपन ने सोल्व किया है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। सारे पार्ट अपन कंप्लीटली कर रहे हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को, है ना, कमेंट्स वगैरह कर सकते हो वीडियोज़ के अंदर। और मैंने आपको नंबर भी बताए थे मेरे, कि आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भी इनबॉक्स में या व्हाट्सएप में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को आसानी से पूछ सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।